उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। और ये जो आज का टॉपिक है आपका, कुछ इस तरीके से इतने बेहतरीन ढंग से हम आपको कवर कराएंगे कि इस टॉपिक से आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उस टॉपिक में अगर कोई भी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने आज की वीडियो को लास्ट तक देख लिया। उसके पीछे की वजह यह है आपकी, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे पहले जो आपका थ्योरी का पोर्शन जितना भी इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद अभी तक आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाने की आपके आने वाले एग्जाम में संभावना है, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जो भी इस टॉपिक से अभी तक आपके 40 से 50 क्वेश्चन बने हुए हैं, वो सारे हम इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम आपको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन कवर करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस टॉपिक से आप देखेंगे हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला इसमें पॉइंट आपका क्या दे रखा है, उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको शामिल करने का मूल उद्देश्य आपका क्या था। तो आपको याद रखना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। इसका मूल उद्देश्य आपका यही था, क्या, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आपको याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग आपका कौन सा होने वाला है, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो आप उसका जवाब देंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, ये समझ लीजिए इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे समझते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ये दोनों बातें, अगर आपसे समान आचार संहिता पूछा जाएगा तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। अगर वहीं से अगर आपसे पूछा जा सकता है समान नागरिक संहिता, तो ये जो है आपके नीति निर्देशक तत्व का भाग है। इन दोनों में आप डिफरेंस अच्छे से अपना समझ लीजिए, और नहीं समझ पा रहे तो इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा जा सकता है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो आपको याद रखना ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जो आपके पॉइंट दे रखे हैं उनको समझते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा। तो आपको याद रखना, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला आपका पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड था। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। कहने का मतलब ये है, समान कार्य चाहे वो एक लड़की करे या कोई लड़का करे, अगर वो कार्य एक जैसा है तो सभी के लिए जो है समान वेतन की व्यवस्था की गई, उसमें किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है ये आपको कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा जा सकता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पुरुष और स्त्रियों को जो है दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है किसमें निहित है, तो आपको याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो आपको याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित आपका अनुच्छेद
51 यानी अनुच्छेद 51 है। आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन आपके केटी शाह जी का था। ठीक है, अब आपके देखते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आपके अनुच्छेद कौन कौन से हैं और कौन सा अनुच्छेद आपका किससे संबंधित है। तो आपको सबसे पहले यही बात याद रखनी, अगर आपसे पूछा जाए जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक सीमित है, तो आपको याद रखना है 36 से 51 तक। अगर आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है 36 से 51 यानी 36 से 51 तक। अब एक एक अनुच्छेद समझते हैं कि 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अनुच्छेद 36 आपका क्या है, तो आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा आपके कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद आर्टिकल 36। आर्टिकल आपका 37 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 37 कहता है। 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 38 के अंतर्गत। फिर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 38(2), इसमें जो है आपका आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, ये किसमें है? 38(2) में। फिर आपसे अनुच्छेद 39 का आपसे क्या कहता है? पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अगर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद जो है 39 का क्या जो है क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री को जो है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का आपका क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से क्या हो? प्राप्ति हो, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका 39 खास से संबंधित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 गा आपसे क्या कहता है? पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, यानी कोई काम अगर एक पुरुष कर रहा है वही काम अगर एक महिला कर रही है तो उसमें जो है वेतन को आप जितना पुरुष को दे रहे हैं आपको उतना ही महिला को देना है। ये इस आर्टिकल से आपका अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 39 गा। अभी आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे तो आप ये चीज़ें समझते हुए चलिए। फिर आगे देखते हैं 39 ढा आपका क्या कहता है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। फिर आगे अनुच्छेद 40 आपका क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 40। फिर आर्टिकल 41 आपका क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 42 आपसे क्या कहता है? काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। यह आपका आर्टिकल 42 कहता है। अनुच्छेद 43 आपसे क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 44 आपका क्या कहता है। फिर आपसे पूछा गया अनुच्छेद 43 का, ये आपसे कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन व स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये 43 खा आपका अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 44 आपसे क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनुच्छेद जो आपसे 44 यानी अनुच्छेद 44 ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये इस टॉपिक का समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल आपका 44 कहता है। आर्टिकल 45 आपसे क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद आपका 46 क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो अनुच्छेद 46 आपसे कहता है कि SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद जो आपका 46 ये किससे संबंधित है? SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। इसके बाद अनुच्छेद 47 आपसे क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर
तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ऐसे नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। ये आपके कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल आपका 47। फिर आपसे आर्टिकल अगर 48 पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू का मतलब जो दूध देने वाले आपके जानवर हैं, पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। ये भी आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि जो आपके दुधारू पशु हैं इनके वध पर आपको क्या प्रतिबंध, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? इनको यानी मारना नहीं है, तो ये किस आर्टिकल से? आर्टिकल आपका 48 से रिलेट है। आगे 48 का आप क्या क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा। ये आपका किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 48 का। आगे देखते हैं 49, आर्टिकल नंबर 49 आपका क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। 49 आपका आर्टिकल ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है। अनुच्छेद 50 आपसे क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपके आर्टिकल 50 से संबंधित है। जो आपका लास्ट आर्टिकल है राज्य के नीति निषेध तत्व का, वो आपका क्या कहता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये किससे संबंधित है आपकी? तो आर्टिकल 51 से। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करके लिख लीजिए। अब आपकी नोट करके एक बात दे रखी है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है आपसे मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निषेध तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि जो आपके मूल अधिकार हैं ये तो कानूनी रूप से क्या है? आपके कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हैं ये नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस टॉपिक से अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हुए अब उनको हम सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी आपने पढ़ ली है अच्छे से, तो इन क्वेश्चनों का जवाब अब आप थोड़ा फास्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो आपको याद रखना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड देश से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो आपका पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इसका तुरंत जवाब देंगे, वहाँ पर हमने आपको ये बात अच्छे से समझाई थी। तो भाग 4 में है। फिर आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है। तो हमने आपसे बोला है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख आपके आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो यानी 36 से 51 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आपका तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह कौन सा आपका भाग है? तो वह है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही जो है संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है राज्य के नीति निषेध तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो आप देखेंगे इसमें किस प्रकार के आपके सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो आपका 5 का राइट जवाब हो जाएगा आर्थिक भी सिद्धांत है, आपका प्रशासनिक सिद्धांत भी दे रखा है और सामाजिक सिद्धांत भी। तो इस तरीके से आपका इसका राइट जवाब डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा आपने थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे तो पहले ही क्वेश्चन आपसे या पहला पॉइंट ही आपसे उसने कहा था इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य था वो जब आपके राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आपका 6 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है? संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो आपका 7 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, 2 बार ये आपके पेपर में आ चुका है। संविधान में जो है आपके
जो आपके नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो किसने कहा था? अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका जवाब आप तुरंत देंगे, केटी शाह जी ने ऐसा कहा था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो किसने बनाया था? तो समझते हैं। तो 9 का जो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा वो आपका जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका 1976 में आया था, उसने ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावशाली बनाया। फिर आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा आपका कौन सा अंग देता है? तो आपको याद रखना है 10 का आपका राइट जवाब हो जाएगा। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो इसका राइट जवाब यही हो जाएगा। तो 10 का राइट ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान की कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का आदेश आपका किस में दिया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर आपसे पूछा जा सकता है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो आपने थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका जवाब तुरंत देंगे। जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है ये जो है वाद योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? वाद योग्य नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है इसका जो क्रियान्वयन है वो किस पर निर्भर करेगा? तो आपका 13 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे या किस प्रकार से कार्य करेंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक मुख्य अंतर क्या है? तो आपको याद रखना है इन दोनों के बीच मुख्य अंतर आपका हो जाएगा, जो आपके मूल अधिकार हैं ये तो आपके वाद योग्य हैं, जबकि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है आपके वाद योग्य नहीं है। यही एक आपका मूल अंतर है। तो 14 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपको याद रखना है वे दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो 15 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे 16 नंबर पूछा गया, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो किस में वर्णित हैं? तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। फिर आपसे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? जी बिल्कुल, कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं। तो आपका राइट जवाब 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें सन्निहित है? तो आपको याद रखना है आपने लास्ट आर्टिकल जो पढ़ा होगा 51, तो उसमें आपने देखा था उसमें क्या कहा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन किसमें आपका संबंधित हो जाएगा, यानी आर्टिकल तो आपका दे नहीं रखा, तो आपको कौन सा पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, तो आपका राइट जवाब इसमें यही हो जाएगा। तो 18 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है आप लोग जानते होंगे, थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो समान वेतन समान कार्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसमें है पार्थक्य का प्रावधान? तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? इसका मुख्य कारण था कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किसमें आपके लोक कल्याण की संकल्पना, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई है राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना। फिर आपसे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यही आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा करते हैं कि भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का काम।
फिर आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका जवाब आपको थोड़ा ध्यान से देना है। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति जो है ये आपका जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। आगे देखते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। आपका 25 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो आपको याद रखना कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, यही जो है आपके मूल अधिकार में नहीं है। फिर आपसे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। कब माना जाता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए ही जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना जाता है। तो आपका 27 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से ये वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो वह आपका हो जाएगा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। फिर आपसे पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो ये आपका राज्य के लिए है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो किस में लागू है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, समान नागरिक संहिता जो है आपकी ये गोवा राज्य में लागू है। तो 30 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। थ्योरी में आपने पढ़ा था, तो इसका राइट जवाब 14 वर्ष हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये जो है किस प्रकार भिन्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है, जबकि मूल अधिकार जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके परिवर्तनीय नहीं, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि जो आपके मूल अधिकार है उसमें आपका परिवर्तन किया जा सकता है। यही आपके दोनों के बीच एक भिन्नता, यानी यही आपका एक अंतर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। ये आपका जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें। फिर आपसे 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको याद रखना है, कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना की अवधारणा है ये आपके आर्टिकल 38 में वर्णित है। अगर आपने आर्टिकल को ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा थ्योरी में, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है ये जो आपके अनुच्छेद 39A में है। तो आपका राइट जवाब 35 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ये हमने आपके लिए थ्योरी में भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, देखिए उससे क्वेश्चन भी आपका बना है। तो याद रखना अनुच्छेद जो आपका है 40 है, ये आपका इससे रिलेट है, किससे, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। फिर आपसे 37 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई थी। तो किस आर्टिकल में कही गई थी। तो आपको याद रखना ये आपके अनुच्छेद 44 में कही गई थी। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। तो आपने आर्टिकल जब 50 पढ़ा होगा तो वहाँ पर ऐसा देखा होगा, तो आपका आर्टिकल 50 इससे संबंधित हो जाएगा। 39 आर्टिकल क्या कहते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति। हमने बोला था जब थ्योरी पढ़ा था ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके IAS जैसी परीक्षा में पूछा गया इसीलिए। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात कौन करता है, आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये आपका अनुच्छेद 46 में, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा आर्टिकल 41 में। ऐसा कहा गया है कि जो आपके राज्य काम करने के जो अधिकार हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखे जाएंगे, ऐसा जो है आपके अनुच्छेद 41 में कहा गया है।
तो इस टॉपिक से अभी तक आपके 41 ही क्वेश्चन बने हुए थे, वो सारे हमने अब आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। और ये जो आपकी क्लास है हर एक एग्ज़ाम के लिए हमने बताया महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।